गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं नैना अवस्थी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर। तो वे विद्यार्थी जो प्रथम बार हमारी कक्षाओं को ले रहे हैं तुरंत जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है ये आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अच्छा, कक्षा को शुरू करने से पहले ही आपको बता देते हैं कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपने क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर टाइप करना है उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारे जितने भी पीडीएफ है सारे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बढ़िया से डाउनलोड करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना, और बढ़िया से हमारे साथ में जुड़े रहो। तो देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमसे कौन कौन से विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो पूजा धायल, अर्पिता, अनिल, गुड्डन, सबका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, बम बम भोले। आइए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आज की जो क्लास है ये क्लास बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि अभी जो सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है, इस सिलेबस के अंदर बदलाव में एक टॉपिक आपके साइंस के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। इस टॉपिक का नाम है अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट प्रबंधन की आज हमारी क्लास रहने वाली है। अब बात करते हैं कि मैम अपशिष्ट प्रबंधन को हम कैसे पढ़े, ये तो कहीं आता ही नहीं है। तो मैम कहेगी कि 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर साफ साफ आपके अपशिष्ट पदार्थ और उसका प्रबंधन लिखा हुआ है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है उन सारी चीजों को हम आज की क्लास के अंदर ही कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टाइप का है। तो जो आपको लिखाया जाए उसे ध्यान से लिखिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस देखिएगा। जो आपकी किताब के पीछे ही दिए हुए हैं ना, एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, उन्हीं को मैं उठा करके ले आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप क्लास को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको यहाँ पर आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, सुपर मोस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एकदम नया है ये। एकदम ही नया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना भाई इसको, है ना। एकदम न्यू है, ये नया चैप्टर है। यहां पर लिख रही हूं मैं, देखो स्टार्टिंग में स्लाइड के ऊपर, तो ध्यान दे लेना। चलो देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चलो, अपशिष्ट प्रबंधन नया है भाई, ध्यान रख लेना, नया टॉपिक जो जोड़ा गया है आपके सिलेबस में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए देखिएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी देखिएगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का उत्तर नोट करना भाई, उत्तर नोट करिएगा कि सबसे ज्यादा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है ये गैस आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। इसीलिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड आपके होगी। तो लिख दो यहाँ पर कि इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार यहाँ पर लिख लीजिएगा ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में दो गैसें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पर तो आती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो सीधे 60% होती है। दूसरे नंबर पर आती है आपके CH4 यानी कि मीथेन, जो कि सीधे 20% होती है। तो मात्रा के हिसाब से सवाल पूछ ले तो मात्रा के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। जबकि अगर आपसे घातक के हिसाब से पूछ ले कि ज्यादा घातक कौन सी है, तो सर्वाधिक घातक ग्रीन हाउस गैसों में पहले आपके मीथेन आएगी। तो मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कम घातक होती है, कम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है, मतलब घातकता ज्यादा इसके पास में। संख्या किसके पास में, संख्या आपके कार्बन डाइऑक्साइड के पास में होती है। लिख दो यहाँ पर ज्यादा घातक मीथेन है, सेकंड नंबर पर फिर कौन आएंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। देखो, जैविक खाद बनाई जाती है, आपसे पूछ रहे हैं कि जैविक खाद बनाई जा सकती है। ऑप्शन देखिएगा घरेलू कचरे से, ऑप्शन बी देखिएगा कृषि अपशिष्ट से, ऑप्शन सी देखिएगा ए व बी दोनों से, और ऑप्शन डी देखिएगा इनमें से कोई नहीं से। आंसर करो एक बार फटाफट से। देखो सवाल भले ही देखो ये अपशिष्ट प्रबंधन वाला टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आपकी किताब में यही छपे हुए हैं, तो उन्हीं को पहले कराना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि नया टॉपिक जोड़ा है, हो सकता है किताब में से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो हो जाए ऐसा हो भी तो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके आ जाए। तो लिख दो यहाँ पर फटाफट से, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम कहेंगे देखो मैम ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना, ये तो हमें ऐसे ही समझ में आ गया कि घर का जो कचरा होता है, यानी सब्जियां हो गई मैम, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, इसके अलावा मैम कृषि के जो अपशिष्ट है ये
दोनों ही पादपों से बने हुए हैं और पादप आपके सजीव का उदाहरण है या नहीं है, तो हम कहेंगे मैम जैविक खाद इन दोनों से ही बनाई जाती है। तो इसका आंसर कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो नोट कर लो कि इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक उपयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक भी आ गई और साथ साथ में क्वेश्चन भी आ गया। ये बताओ कि जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट होता है, इसको अगर निपटाना है, इसका निस्तारण करना है, तो इसके लिए कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए देखो भूमि भराव यानी लैंड, ऑप्शन बी देखो भस्मीकरण, ऑप्शन सी देखिएगा पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी देखिएगा जल में निस्तारण। तो हम कहेंगे मैम पानी वानी में तो डाल दिया, मान लो सीरीज डाल दी मैम, पट्टियां डाल दी, रुइया डाल दी मैम, दवाइयां डाल दी, तो मैम ये तो ज्यादा प्रदूषण पैदा कर देगी। इसका मतलब मैम जल में निस्तारण तो संभव ही नहीं है, असंभव है। अब सेकंड नंबर पर देखो मैम पुनर्चक्रण, तो पुनर्चक्रण भी इन चीजों का हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे मैम पुनर्चक्रण भी एक अच्छी तकनीक नहीं होगी। भूमि भराव का मतलब क्या है, लैंडफिल का मतलब क्या है? तो कोई एक निर्जन स्थान देखो जहां पर मानव की ज्यादा आवाजाही नहीं हो, जो शहर से बाहर हो, वहां पर कचरा खुले में डाल दो या फिर गड्ढा खोद के उसके अंदर कचरे को दबा दो, तो मैम ये भी यहाँ पर ज्यादा सफल नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ज्यादा सफल नहीं होगी। तो मैम होगा क्या? करना कुछ नहीं है मैम, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है, इनको जला दो, और इनको जला दोगे तो मैम ये भस्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जाएगा भस्मीकरण। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, न जाने क्यों, लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मैम, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन करेंगे मैम, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार होगा? आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जो रिसाइकलिंग है, जो पुनर्चक्रण है, ये पुनर्चक्रण कौन से प्रकार के अपशिष्ट के लिए सबसे उत्तम प्रकार का उपचार होने वाला है? ऑप्शन ए देखो धात्विक अपशिष्ट, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर चिकित्सीय अपशिष्ट, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन डी देखिएगा घरेलू अपशिष्ट। आंसर करो फटाफट से, जल्दी जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें दिमाग लगाओगे तो ऐसे ही आ जाएगा। बताओ कि पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट के लिए उत्तम उपचार होगा? तो हम कहेंगे मैडम जी एक बात बताओ, जो कृषि अपशिष्ट है और जो घरेलू अपशिष्ट है मैम, ये जैसे साग सब्जियों के छिलके हैं मैम, फलों के छिलके हैं मैम, इसके अलावा कृषि में मैम बचा हुआ जो चारा है या फिर अन्य जो अपशिष्ट है मैम, इनसे तो बढ़िया खाद बना सकते हैं। और खाद कैसे बनाएंगे मैम? इनमें केचुए छोड़ दो तो कंपोस्टिंग कर सकते हैं हम, इससे तो खाद बन सकती है। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों को तो आप कंपोस्टिंग विधि से निपटाते हो, मतलब खाद वाद बना देते हो। ठीक है, तो लिख दो कि इसे तो आप कंपोस्टिंग विधि से निपटाओगे, है ना, कंपोस्टिंग विधि से इसका निस्तारण करोगे। अब मैम चिकित्सीय अपशिष्ट में अभी आपने पीछे ही तो बताया था मुझे कि मैम भस्म किया जाता है। इन चीजों को किससे निपटाएंगे हम? भस्मीकरण के माध्यम से निपटाएंगे, जला देंगे मैम, है ना, भस्म कर देंगे। तो भस्मीकरण के माध्यम से इनको समाप्त किया जाता है। तो मैम अपने आप ही बचा ही कौन है मैम? धात्विक अपशिष्ट। जैसे कि मैम देखो एल्यूमिनियम का डब्बा है ना, अब जैसे मैम हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो केन के अंदर पीते हैं, तो मैम डाइट कोक जो होती है ये एक डब्बे के अंदर आती है ना। तो मैम ये जो डब्बा है, ये डब्बा किसका बना होता है? धातु का बना होता है। तो मैम ये धातु हो गया, लोहे का टुकड़ा हो गया, लोहे के सामान हो गए मैम, स्टील के बर्तन हो गए, इन सबको उठाओ, वापस से गलाओ, वापस नए सामान बना लो। इसका मतलब मैम धात्विक अपशिष्टों को निपटाने की बढ़िया विधि क्या हो सकती है? पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो लिख दो कि रिसाइकलिंग इसका सही उत्तर, रिसाइकलिंग के लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धात्विक अपशिष्ट लिख दो। चलिए, तो ये 4-5 क्वेश्चन पहले मैंने आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा दिए। अब हम सीधा चलेंगे, चैप्टर लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट प्रबंधन पर चलने से पहले मुझे आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि अपशिष्ट क्या होता है, यानी कि वेस्ट हम कहते किसको है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। तो चैप्टर में ज्यादा चीजें नहीं है हमारे पास में, बस काम की चीजें फिल्टर करके लाई हूं आपके लिए। चलो अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि पशुपालन वाला जो आपका हिस्सा
है ना, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो आपका पार्ट है, इसके अंदर जो पशुओं का अपशिष्ट है ना, पशुओं का अपशिष्ट कैसे निपटाते हैं, इसकी भी कुछ विधियां लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आबरा का डाबरा किया है भाई, साइंस की किताब भी उठा ली, आपका पशुपालन वाला भाग भी ले लिया, सबको मिला लिया और बढ़िया वाले नोट्स बना दिए। तो इन बढ़िया वाले नोट्स को लिखना स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करो और लिखो यहाँ पर फटाफट से हेडिंग डालिएगा। लिखिए अपशिष्ट पदार्थ यानी अपशिष्ट प्रबंधन। सबसे पहले लिखो अपशिष्ट एवं प्रबंधन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि मैम अपशिष्ट बोलते किसको है, क्या होता है अपशिष्ट। मैम वेस्ट बोलते किसको है, तो हम कहेंगे देखो मैम, कोई भी क्रिया या कोई भी प्रक्रम के अंत में कोई भी ऐसा पदार्थ प्राप्त हो जो अनुपयोगी हो, उसे हम अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिखो यहां पर, लिखिए किसी प्रक्रम के अंत में प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, लिख दो यहाँ पे अपशिष्ट कहलाता है। मैम ये अपशिष्ट क्या होता है, तो मैडम कहेगी ज्यादा भारी एग्जांपल नहीं लूंगी, जैसे कि मान लो कोई मैम टेलर है, ये टेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर कपड़े सिलने का काम कर रहा है। अब मैम कपड़े सिलने का काम कर रहा है, तो कपड़ों को जब ये सिलेगा तो पहले कपड़ों को काटेगा, और कपड़ों को काटेगा तो मैम कपड़े के छोटे छोटे से टुकड़े बच जाएंगे, तो मैम ये अपशिष्ट ही तो हुआ, ये बचा हुआ अनुपयोगी पदार्थ ही तो हुआ। तो हम कहेंगे देखो मैम, चाहे कोई भी काम हो, संसार के अंदर कोई भी काम हो, किसी भी काम के अंत में कुछ अनुपयोगी पदार्थ बचे रह जाते हैं, इन्हीं पदार्थों को हम अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि मान लो मैम कोई ऐसी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मैम कोई लोहे के सामान बन रहे हैं, तो लोहे के सामान जब बनते हैं तो छोटा मोटा कचरा यहाँ पर निकलता है, और छोटा मोटा कचरा निकलेगा तो मैम यही कचरा अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी प्रक्रम के अंत में प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ को हम अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। तो लिख दो यहां पर अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। शंकर लाल गुज्जर, चलो लिख लो यहां पर फटाफट से। अरे जल्दी जल्दी लिखो, फालतू की बातें मत करो। कुछ एक विद्यार्थी जो बेमतलब की बातें कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि बेमतलब की बातें मत करिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा अजीब सा, लेकिन कवर तो करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर लिखो, अब लिखिए अपशिष्ट के प्रकार। सेकंड नंबर पर लिखो अपशिष्ट के प्रकार। लिखिए अपशिष्ट के प्रकार। अच्छा मैम अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैडम कहेगी कि देखो दो चीजों को साइड में मिलाया और दोनों को साइड में मिला करके मैंने एक पूरा चार्ट यहाँ पर तैयार किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अपशिष्ट जो होते हैं, ये अपशिष्ट दो आधारों पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैम अवस्था के आधार पर तो ये ठोस हो जाएगा, तरल हो जाएगा और गैस हो जाएगा। जबकि मैम जैव निम्नीकरण के हिसाब से, है ना, निम्नीकरण के हिसाब से ये दो प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय और दूसरा हो जाएगा अजैव निम्नीकरणीय। तो लिखो यहाँ पर अपशिष्ट के प्रकार, तो लिखो कि अपशिष्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। अच्छा मैम दो प्रकार किस आधार पर बता रही हो, तो मैडम कहेगी कि मैं तो अलग अलग आधारों पर बताऊंगी भाई, है ना। तो दो आधारों को मिलाया है और एक चार्ट तैयार किया है। तो लिखो यहाँ पर एक नंबर पर लिखिए अवस्था के आधार पर और दूसरा लिखेगा यहाँ पर निम्नीकरण के आधार पर या अपघटन के आधार पर। तो लिख दो अपघटन के आधार पर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने दो पार्ट बनाने हैं। एक नंबर पर लिखना है अवस्था के आधार पर और सेकंड नंबर पर लिखना है अपघटन के आधार पर। मैम अवस्था के आधार पर जो अपशिष्ट है ये कितने प्रकार का होगा, तो पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा तरल और तीसरा हो जाएगा गैसियस कचरा। तो लिखो यहाँ पर तीन प्रकार के कचरे लिखेंगे। कचरा ही है, अपशिष्ट को मैं कचरा ही कह सकती हूँ सरल शब्दों में। तो एक नंबर पर लिखिएगा ठोस, दूसरे नंबर पर लिखो मैम द्रव यानी कि तरल, और मैम तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, तो तीसरे नंबर पर लिखिएगा यहाँ पर गैस। गैस
गैस, ठीक है। तो लिख दो ठोस कचरा, द्रव कचरा और गैस कचरा। जबकि हमसे पूछे कि मैम अपघटन के आधार पर जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। तो लिखो यहाँ पर। एक आध विद्यार्थी कह रहा है मैम कचरा निपटेगा कैसे, तो मैडम कहेगी पहले कचरे के बारे में पढ़ो तो सही, तभी तो उसकी अच्छे से सफाई कर पाएंगे। तो लिखो यहाँ पर कि अपघटन के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक नंबर पर तो लिखिएगा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। मतलब मैम क्या लिखूं इसमें, तो मैडम कहेगी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो लिख दो यहां पर कि इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। कोई हो विद्यार्थी तो लिख लेना भाई, है ना। सेकंड नंबर पर लिखिएगा, लिखिए अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो हम कहेंगे मैम इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। ठीक है, लिख दो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, ठीक है। तो एक हो गया बायोडिग्रेडेबल और सेकंड हो गया आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी पहला है जैव और दूसरा हो जाएगा अजैव। अब मैम अंतर वंतर बताओ, है ना। किताब क्या छाप रही है, तो किताब कह रही है कि भाई ऐसा कोई अपशिष्ट पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीवों की सहायता से, है ना, अपघटित किया जा सकता है, उन्हें तो हम जैव अपघटनीय अपशिष्ट के नाम से जान लेंगे या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के नाम से जान लेंगे। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीव भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, मतलब सूक्ष्म जीव इनका कोई भी अपघटन नहीं कर पाते, तो हम कहेंगे ऐसा जो कचरा होगा, ऐसा जो अपशिष्ट होगा, उसे हम अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के नाम से जानेंगे। जैसे कि मैम ये बताओ कि इसके अंदर आएगा कौन, तो मैडम कहेगी देखो पॉलीथीन की पन्नी सबने देखी है, चाहे ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाए तो भी ये पॉलीथीन की पन्नी अगर कहीं पर धरती में दबी हुई है तो ये सैकड़ों वर्षों के बाद में भी पॉलीथीन की थैली के जैसी ही रहेगी, ये तार तार तक नहीं होगी, ये टूटेगी फूटेगी तक भी नहीं। तो हम कहेंगे मैम प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की बोतलें हो गई मैम, कांच की बोतलें हो गई मैम, पॉलीथीन की पन्नियां हो गई मैम, है ना। ये जो चीजें होती है, ये चीजें आपके अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में आती है। जबकि मैम जैव निम्नीकरणीय में कौन आता है, तो जैव निम्नीकरणीय में मान लीजिए कोई जंतु मर गया। अब जंतु अगर जंगल में मर गया तो मैम इसका सींग है ना, इसकी खाल है मैम, इसका खून है, इसकी हड्डियां है मैम, इसका मांस है, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, आपके जैव निम्नीकरणीय में आ जाएगी। इसके अलावा मैम साग सब्जियां, सब्जियों के जो छिलके हैं मैम, है ना, इसके अलावा फलों के जो छिलके हैं मैम, इन चीजों को अगर हम घर से बाहर भी फेंक देंगे तो मैम आने वाले समय में एक ना एक दिन तो ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से खत्म हो ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। तो लिखो यहां पर फटाफट से, चलो लिखते हैं जैव निम्नीकरणीय में। अब पीछे की तरफ लिखूंगी मैं, नेक्स्ट वाला हेडिंग जचा जचा के लिखूंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। पहला लिखो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। लिखिए ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका अपघटन जंतुओं के माध्यम से आसानी से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आसानी से हो जाए। मैम इसमें आता कौन कौन है, तो मैडम कहेगी एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, और तो वो क्या ही पूछेगा आपको। तो लिखो यहाँ पर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखिएगा घरेलू अपशिष्ट। और घरेलू अपशिष्ट में मैम अब मैं क्या लिखूं, तो मैडम कहेगी लिखो भाई, लिखो खाना, कई बार आप बाहर फेंक देते हो, है ना। लिखो यहाँ पर सब्जियां, सब्जियों के छिलके, सब्जियों एवं फलों के छिलके आदि। मैम कृषि के अपशिष्ट, है ना, कृषि अपशिष्ट।
अब मैम कृषि अपशिष्ट मैम कौन से वाले मैम, जैसे कि मान लो मैम फसलें वसलें काट ली, उसके बाद में मैम कोई घास वास बच गई, कोई खरपतवार आदि बच गई, कोई मैम देखो चारा वारा बच गया, ये सब किस में आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर जैसे कि घास है साइड में कहीं पर, है ना, कोई मैम खरपतवार उगी हुई है तो ज्यादा दिन तक जिंदा थोड़ी रहेगी, काट कटा के जमीन पे फेंकोगे तो खत्म हो जाएगी। घास हो गया, खरपतवार हो गया। इसके अलावा क्या लिखूं भाई, तो इसके अलावा लिख दो जैसे मैम चारा आदि, है ना। अब पेड़ों के डंठल वंठल भी लिख दूं क्या, यहाँ पे यहीं पे लगे हाथ लिख देती हूँ, जैसे पादप के डंठल, पत्तियां आदि सब साथ में लिख देती हूँ, एक ही बात है, डंठल, पादप की पत्तियां आदि, ठीक है मैम। और बताओ मैम, और कहेगी कि मैम देखो और क्या आ सकता है, तो और लिखिएगा जैसे मैम कागज है ना, कागज है मैम, इस कागज को कहीं पे पटक दो तो कागज जो होता है ये कागज कभी ना कभी तो गल ही जाएगा, तो लिख दो कागज। और मैम क्या लिखोगे, तो और लिख दो सेलुलोज, सेलुलोज मैम सूती वस्त्र होते हैं ना जो कपास से बनते हैं मैम, ये कपड़ा अगर मान लो दुनिया में कहीं पर पड़ा हुआ है जमीन पर, तो आने वाले समय में मैम ये भी तार तार हो जाएगा, तो हम कहेंगे मैम ये सारी चीजें आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों में आती है। तो लिख दो यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ में ये सारी चीजें आपने लिखनी है। अच्छा मैम किताब और क्या लिख रही है, तो किताब यहाँ पर जैव चिकित्सीय अपशिष्ट भी लिख रही है, तो उनको भी लिख दो, लिखो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। और मैम किताब इसमें क्या लिख रही है, सुई लिख रही है क्या, इंजेक्शन लिख रही है क्या, तो मैम कहेगी सुई वही नहीं लिख रही, किताब लिख रही है जैसे रुई है ना, जैसे पट्टियां हैं, जैसे ग्लव्स है आदि, ठीक है। गौज जो होते हैं पट्टियों से बनते हैं वो, ठीक है। तो लिख दो कि जैसे रुई पट्टियां, है ना, रुई पट्टियां आदि, ठीक है। और कौन आ सकता है, तो मैम कोई जंतु वंतु को मार दो, कोई मर गया मान लो, है ना, ठीक है। तो जैसे मैम कोई जंतु है ना, इस जंतु का कोई जैव अपशिष्ट है। अब मैम जंतु जैव अपशिष्ट में क्या क्या आ सकते हैं, तो हम कहेंगे देखो मैम गाय है, भैंस है, ये जितने भी जीव है मैम जो गोबर वोबर देते हैं, तो यहाँ पर लिख दो जैसे गोबर है ना, मलमूत्र है इनका, लिखो मलमूत्र। अब आपको लग रहा होगा कि मैम क्या लिखा रही है, पर मैम कहेगी कि भाई किताबें यही लिख रही है तो हमें भी यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर गोबर, मलमूत्र। इसके अलावा मैम जंतु मर जाएगा तो उसकी खाल है ना मैम, उसके सींग है मैम, उसका खुर है मैम, है ना, खुर है मैम। और क्या हो सकता है, तो और कहेंगे मैम उसका रक्त है मैम, है ना। ये सारी चीजें कहाँ आ जाएगी भाई, इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो लिख दो, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपने समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर चलते हैं, और सेकंड नंबर पर लिखेंगे आप दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आएगा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो चलो सेकंड नंबर पर चलते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्या, एक बार और दिखा देती हूँ कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का मतलब क्या है। तो ऐसा अपशिष्ट पदार्थ मैम जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आसानी से हो जाए, उसे हम मैम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्टों में कौन आएगा, तो घरेलू अपशिष्टों में मैम खाना है, भोजन है, सब्जियां हैं मैम, फलों के छिलके हैं आदि, है ना। सेकंड नंबर पर मैम कृषि अपशिष्ट में कौन आएगा, तो घास, खरपतवार, पादप के डंठल, पादप की पत्तियां, चारा आदि। मैम और क्या है, तो और देखो यहाँ पर कागज है, सेलुलोज से बने हुए कपड़े या सेलुलोज की थैलियां, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन आएगा मैम, तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ये आपकी किताब लिख रही है, रुई पट्टियां आदि। मैम जंतु जैव अपशिष्ट में कौन आता है, तो जंतु जैव अपशिष्ट में मैम पशुओं का गोबर आता है, मलमूत्र आता है, खाल है मैम, सींग है, खुर है, रक्त है आदि है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर चलते हैं। हाँ घरेलू में डाल सकते हो कागज वागज, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक विद्यार्थी कह रहे हैं मैम कागज को घरेलू में डालूं क्या, तो मैडम कहेगी डाल दो बेटा, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पर चलो भाई। अब लिखेगा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, दूसरी कैटेगरी लिखो, लिखिए अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। मैम अब ये क्या चीज है, तो हम कहेंगे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा संभव नहीं हो, मतलब मैम
कितने भी कीड़े लग जाए, है ना, कितने भी सूक्ष्म जीव लग जाए, मैम इसको खत्म ही नहीं कर पाए, है ना, संभव नहीं हो। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को आप नॉन बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। मैम ये तो बताओ कि इसके अंदर आता कौन कौन है? तो मैडम कहेगी एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वैसे ही सारे मोह माया है ना। तो 1 नंबर पर लिखो, लिखिए मैम प्लास्टिक, है ना। तो देखो मैम आजकल तो लोगों के अंदर तक प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की स्माइल होती है, प्लास्टिक के रिश्ते होते हैं, तो हम कहेंगे मैम प्लास्टिक कहाँ आएगा? प्लास्टिक सारा यहीं पर आएगा। तो लिख दो यहाँ पर प्लास्टिक। अब मैम प्लास्टिक से क्या बनते हैं? थोड़े खोपड़े लगाओ। तो मैम प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीजें बनती है, घरों के अंदर छोटे छोटे से यहाँ पर जो डब्बे हैं ये प्लास्टिक के बनते हैं। सेकेंड नंबर पर देखो भाई, सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे, क्या मैम बैच में इसकी क्लास नहीं होगी? क्या हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या बातें चीतें हो रही है यहाँ पर? मैम गीला कचरा और सूखा कचरा किस में डालना चाहिए इसके बारे में बताएं। तो मैडम कहेगी कि मैं तो और भी 3-4 कलर के आपको डस्टबिन बताऊंगी, चिंता मत करो, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। हथेली पर सरसों उगाने जाओगे ना तो उगेगी नहीं, खेत के अंदर ही उगानी पड़ेगी, तो समय लगेगा थोड़ा सा। पहले इसको लिखो, है ना, बीच बीच में फालतू की बातें मत करो, लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पर लिखो प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर क्या लिखूं मैम? लिखो मैम बोतलें। सबसे पहले तो मैम बोतलें जो इधर उधर फैला रहे हैं हम, है ना। पैकिंग सामग्रियां मैम लिखो यहाँ पे, पैकिंग सामग्री, ठीक है मैम। मैम बेकेलाइट के टायर वायर, तो लिखो यहाँ पर टायर। स्विच बोर्ड, प्लास्टिक के बने हुए स्विच बोर्ड, ठीक है मैम। और क्या मैम? तो मैम कहेगी भूल गए भाई पॉलीथीन की पन्नियां, सबसे खतरनाक पॉलीथीन की पन्नी लिखो या थैलियां। मैम और कौन आएगा? बस ये चीजें आप लिख लो, और तो खूब सारी चीजें आ जाएगी, रेनकोट आ जाएगा, प्लास्टिक वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वही लिखोगे आप, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे बोतलें, पैकिंग सामग्री मैम, टायर, स्विच बोर्ड, पॉलीथीन की थैलियां आदि, और भी जो प्लास्टिक की सामग्री है आदि, जो याद आ जाए वही आ जाएगी। चलो सेकंड नंबर पर लिखो मैम, और कौन आएगा प्लास्टिक के अलावा? मैडम कहेगी ग्लास यानी कि कांच, ठीक है। लिखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर कांच यानी कि ग्लास। तो ग्लास के मैम बहुत सारे बर्तन वर्तन भी मिलते हैं, बोतलें वोतलें भी बनती है, ये सारी चीजें। तो लिख दो यहाँ पर कांच, और कांच के सामने लिख लीजिएगा मैम जैसे कि बर्तन है मैम, बोतलें हैं, है ना, टुकड़े हैं आदि। ठीक है मैम। और कौन आ जाएगा मैम? तो मैम कहेगी कि भाई धातुओं के टुकड़े कहाँ जाएंगे ये बताओ पहले, है धातुओं के टुकड़े भी इधर ही डालने पड़ेंगे अपन ने, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैम लोहे का कोई सामान था, ये लोहे का सामान आने वाले समय में मैम सूक्ष्म जीवों के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, तो हम कहेंगे मैम धातुओं का कचरा भी कहाँ जाएगा? यही जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे कि धातुओं का अपशिष्ट भी इधर ही जाता है। सूक्ष्म जीव तो खत्म नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। धातु का कचरा। मैम खतरनाक रसायन भी हो सकते हैं, ये रसायन क्या करते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे कि मैम डीडीटी वीडीटी है, अब मान लो मैम छिड़क दिया गया कहीं पर, अब छिड़क दिया तो मैम जो चीजें हैं इन चीजों के अंदर समाहित हो जाएगा, लेकिन दुनिया से खत्म तो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिख दो, ये 2-3 चीजें आपने लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मैम प्रबंधन कैसे करें, है ना, इस सारे कचरे को खत्म कैसे करें, इसको निपटाए कैसे, इसका निस्तारण कैसे होगा। तो हम कहेंगे देखो मैम इसका जो निस्तारण है, ये निस्तारण हमें करना पड़ेगा। अब निस्तारण कैसे करेंगे? तो मैम किताब यहाँ पर कुछ छोटी मोटी विधियां लिख रही है, उन्हीं विधियों को मैम हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे और निपटाते जाएंगे। तो लिखेगा अब अपशिष्ट का प्रबंधन। तो एक बार लिखेगा अपशिष्ट का प्रबंधन। सबसे पहले मैम हम बात करेंगे यहाँ पर पहली विधि की, जिसे हम लैंडफिल कहते हैं, है ना, जिसे हम लैंडफिल के नाम से जानते हैं। तो लिखो यहाँ पर बायोलॉजी की बुक के अंदर मैडम ये चैप्टर मैंने कहीं पर देखा है, तो मैडम कहेगी ऐसा तो संभव नहीं है कि कहीं पे चैप्टर आपने नहीं देखा होगा, चैप्टर तो जरूर ही देखा होगा आपने, ठीक है। चलो लिख दो, कोई समस्या नहीं है, लिखिए आप तो आराम से, है ना, ज्यादा ज्ञान ना लगाएं आप, लिख दो। चलो पहले नंबर पर लिखो, लिखिए भूमि भराव। विधि का नाम है भूमि भराव यानी कि लैंडफिल।
मैम ये कौन सी विधि होती है? तो मैडम कहेगी कि शहर से बाहर, है ना, शहर से बाहर, जैसे मान लो कोई खुली जमीन है, इस खुली जमीन पर मैम शहर का जितना भी कचरा है ये सारा कचरा जाकर के वहां पर इकट्ठा कर दिया। मैम इसको क्या कहते हैं? तो इसको आप भूमि भराव या लैंडफिल के नाम से जानते हो। लेकिन मैम इसकी एक समस्या है। समस्या ये है कि मैम जब खुले के अंदर कचरा पटका जाता है ना मैम, तो कचरा जब पटका जाएगा तो मैम अगर मान लो जैविक कचरा है तो जैविक कचरा होगा तो मैम इसमें से मीथेन निकलेगा, और मीथेन निकलेगा तो चारों तरफ तो बदबू ही बदबू छा जाएगी, तो पर्यावरण को तो नुकसान ही है मैम। कभी कभी जैसे हवा आएगी, अब हवा आई तो मैम जो कचरा है ये कचरा हवा के साथ में उड़ता उड़ता जा रहा है मैम। जैसे बारिश आई तो बारिश के साथ में ये पानी के साथ में बहता बहता कहीं पर जा रहा है। तो मैम विधि तो ठीक है, विधि का नाम तो भूमि भराव है, लेकिन मैम इसके साथ में एक दो समस्याएं भी है। तो एक बार तो ये लिखो कि भूमि भराव का मतलब होता क्या है, लैंडफिल का मतलब होता क्या है। तो लिखिए शहर से बाहर या गांव से बाहर, जो भी लिखना चाहो, गांव या शहर लिख लो, जो भी तुम्हारा मन करे। लिखो शहर से बाहर किसी खाली स्थान पर, खाली जगह पर कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है, कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है। ये लो। अब मैम समस्या क्या है? तो मैडम कहेंगे समस्या तो एक ही आई है भाई, है ना, कि ये कचरा जो है ये हवा के साथ में उड़ रहा है, पानी के साथ में बह रहा है, तो मैम प्रदूषण तो ये यहाँ पर फैला रहा है, साथ साथ में मैम दुर्गंध आ रही है, कोई बगल से निकलेगा तो बेचारे को नाक को बंद करके जाना पड़ेगा, तो भी इसको गंदी वाली स्मेल आ ही जाएगी। तो लिखो यहाँ पर समस्या क्या है इसके साथ में। अच्छा समस्या बाद में लिखना है, एक चीज और लिखो मैम, और क्या होता है इसमें? तो मैम और इसमें एक और विकल्प होता है, इसमें एक खड्डा खोदो, खड्डे के अंदर कचरे को डालो और ऊपर से यहाँ पर रेत से बूर दो, है ना, जिसको हम बूरना कहते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हम, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखिए कि इसके अलावा इसमें खड्डा खोदकर अपशिष्ट को दबा दिया जाता है। कोई खास नुकसान है क्या मैम? तो मैम कहेगी कि देखो जैविक अपशिष्ट के साथ में तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जैविक अपशिष्ट तो अगर मान लो भूमि में आपने दबा दिया तो सूक्ष्म जीव बढ़िया उसका अपघटन करेंगे, और अपघटन करेंगे तो एक दिन यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैविक अपशिष्टों के हिसाब से तो ये विधि बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैम जो समस्या है वो समस्या भी आप यहाँ पर लिख दो। तो लिख दो यहाँ पर फटाफट से, जल्दी जल्दी से लिखो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आसान है ये तो, कुछ है ही नहीं। लिख दो कि अपशिष्ट जो होते हैं इन अपशिष्टों को खड्डा खोदकर जमीन में दबा दिया जाता है, इसी को हम भूमि भराव के नाम से जानते हैं। हालांकि समस्या क्या होगी तो समस्या भी यहां पर लिख देना, मान लो पूछ ले कोई, तो समस्या है यहां पर कि कई बार हवा में कचरा उड़ता है, किताबें लिख रही है ना, कचरा उड़ता है, पानी में भी बह लेता है, बारिश के पानी में बहता है, और मैम क्या हो सकता है? तो लिखो मीथेन के कारण दुर्गंध आती है, मीथेन के कारण तीव्र दुर्गंध आती है, ठीक है, तीव्र दुर्गंध आती है, लिख दो। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो क्रीम जो थी, है ना, काम के लायक जो चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको छपा दी है, लिख दो फटाफट से। चलो हाँ बिल्कुल अर्पिता गुप्ता कि मैम देखो ऐसे कोई खड्डा खोद करके कोई भी कचरा फेंकता ही नहीं है मैम, और फेंकता नहीं है मैम, जमीन पर कहीं पर भी पटक देते हैं तो मैम हवा से ये जो थैलियाँ है ये थैलियाँ उड़ उड़ के जाती है, और थैलियों को फिर मैम गाय वाय खाती है तो नुकसान होता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेरा भी यही मानना है, ठीक है, लिख दो। आगे बढ़िए, सेकेंड नंबर पर चलते हैं, दूसरी विधि पर चलो, और दूसरी विधि में लिखिएगा भस्मीकरण, लिखिए भस्मीकरण। अब बात आती है कि मैम भस्मीकरण में क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इन अपशिष्ट पदार्थों का दहन कर दिया जाता है। चलो तो लिख दो यहाँ पर कि यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ है इन अपशिष्ट पदार्थों का दहन कर देते हैं,
दहन कर देते हैं। दहन का मतलब क्या है? तो देखो दहन के बारे में मैंने शायद आपको पहले पढ़ा रखा है, क्योंकि साल भर से इस पूरे चैनल पर मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपने मेरी पुरानी क्लास अगर देखी होगी तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी पदार्थ को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया जाता है ना, तो जलाने के बाद में मैम धुआं निकलता है, साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम दहन के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो लिख दो यहाँ पर कि अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है। मतलब क्या है मैम? पदार्थों को जला देते हैं। तो लिखो यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है कि अपशिष्ट पदार्थों को जलाते हैं। मैम ये विधि इस्तेमाल कहाँ होती है? मतलब सबसे बढ़िया ये कहाँ पर रहती है? हालांकि देखो मैम पर्यावरण को तो नुकसान है, किसी चीज को जलाओगे तो मैम धुआं तो निकलेगा, धुआं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें है, तो मैम कोई ज्यादा अच्छी विधि तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैम हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब देखो मैम जैविक अपशिष्ट जो है, ये जैविक अपशिष्टों के लिए तो पहले नंबर वाली काम कर जाएगी, कंपोस्टिंग वाली भी काम कर जाएगी। लेकिन मैम मेडिकल वाले जितने भी हैं, अभी मेडिकल वालों को तो जलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, देखिए ये विधि जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के लिए कारगर विधि है। लिख दो, जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के लिए मैम कारगर विधि ये है। सेकंड नंबर पर लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है भाई। इस महत्वपूर्ण सूचना को देखिएगा। चलिए वे विद्यार्थी जो पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे पूर्णतः नवीनतम सिलेबस पर आधारित पशु परिचर का जो एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज है, ये एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज लेंगे। तो ये जो एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज है, ये एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको मात्र 250 रुपए में। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या? तो इसमें टोटल आपको 115 टोटल टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 50 टेस्ट आपके एनिमल हस्बेंड्री के होंगे और 25 फुल टेस्ट रहने वाले हैं। तो वे विद्यार्थी जो पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर के अंदर परीक्षा है, बढ़िया आपने पूरा भी जोड़ लगा रखा है, अच्छे से मेहनत करते जा रहे हो, तो सीधी सी बात है एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज को ले लेना। क्योंकि एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज में परीक्षा से पहले परीक्षा जैसा एक पेपर आपको दिया जाता है, और इस पेपर को जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, मूल्यांकन कर पाओगे कि भाई आपके कितने नंबर टेस्ट के अंदर बैठ रहे हैं, तो पेपर के अंदर क्या माहौल रहने वाला है। ठीक है, तो एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज को ले लेना, मात्र 250 में मिल जाएगी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। चलिए, तो पूर्णतः नवीनतम सिलेबस पर आधारित जो पशु परिचर का नया ऑनलाइन बैच है, ये नया ऑनलाइन वाला बैच आपको 75 दिन का टारगेट बैच मिल रहा है। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है, वे सारे विद्यार्थी 75 दिन वाले टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर लो भाई। 75 दिनों के अंदर यहाँ पर कंप्लीट पशु परिचर की नवीनतम सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, ये शुरू कब हुआ है? तो ज्यादा देर नहीं हुआ है भाई, है ना, 16 सितंबर से ही हमने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो ले लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको मात्र 700 रुपए में। तो उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फटाफट से इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लो। सोचो 700 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, पूरा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। जो टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो आप, है ना, तो सारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपको कंप्लीट कराया जा रहा है ना। नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे? पढ़ते ही नहीं हो, बस खाली यूट्यूब पे क्लास लोगे, उसके बाद में क्या करोगे? कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे। तो इधर उधर कहीं नहीं जाना है, केवल इधर ही आना है और इसी को ज्वाइन करना है, ध्यान रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए, एक दो विद्यार्थी जो मेरी क्लास के स्टूडेंट है, जो एप्लीकेशन पर मुझसे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं मैम हम आपसे पढ़ रहे हैं और आज आपकी क्लास ले रहे हैं। तो बिल्कुल लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो भस्मीकरण भी यहाँ पर समाप्त हुआ। थर्ड नंबर पर चलते हैं भाई। ठीक है, थर्ड नंबर वाले पर चलते हैं। मैम इतने का कैसे दे रहे हो? मैम कितने का दे रहे हो? मैम कहेगी बेटा इतने भी पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे, मात्र 700 रुपए में इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, थर्ड नंबर पर चलिए और थर्ड नंबर पर लिखिएगा पुनर्चक्रण पद्धति। लिखिए पुनर्चक्रण पद्धति, रिसाइकलिंग। मैम ये
रिसाइकलिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो हम कहेंगे कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको दोबारा गला करके, दोबारा नए साँचों में ढाल करके नई नई वस्तुएं बनाई जा सकती है, वहां पर आपके ये रिसाइकलिंग वाली विधि काम आती है। जैसे कि मैम मान लो कोई लोहे का सामान है, कोई लोहे के टुकड़े हैं, धातुओं के टुकड़े हैं, मैम इनको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके मैम इनको पिघलाओ, मेल्ट करो, दोबारा नए नए कैन बना लो मैम, दोबारा नए नए यहाँ पर टीन बना लो। तो हम कहेंगे देखो मैम, इसका मतलब जो धातुओं का अपशिष्ट है, इस धातुओं के अपशिष्ट के लिए तो ये सबसे बेस्ट वाली विधि है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर रिसाइकलिंग विधि। ठीक है, लिखेगा यहाँ पर रिसाइकलिंग विधि। और रिसाइकलिंग में आपको यहाँ पर पर्यावरण के 3 आर भी लिखने हैं। लिखो कि ये 3 आर वाली विधि है ना, 3 आर वाली विधि है। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज और साथ में रिसाइकल। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी लिख रही है तो हमें भी लिखना है, लिखिएगा रीयूज। ठीक है, पहले तो रिड्यूस करो भाई, देखो ऐसे लिखाती हूँ, क्रम से लिखाती हूँ। पहले तो मैम रिड्यूस, दूसरे नंबर पर मैम रिसाइकल और तीसरे नंबर पर मैम रीयूज, रीयूज। ठीक है, तो एक एलडीसी का पेपर हुआ था, एलडीसी के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण में 3 आर का मतलब क्या होता है। तो 3 आर का मतलब होता है रिड्यूस यानी कम करना, कचरा जो है इस कचरे को रिड्यूस करना, अपघटित करना। फिर मैम रिसाइकल, इसका पुनर्चक्रीकरण करना और दोबारा इस्तेमाल में लेना। ठीक है, इसे ही आप ट्रिपल आर के नाम से जानते हो। तो लिख दो यहाँ पर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लिख लो फटाफट से, लिखिए जल्दी जल्दी लिखो भाई। अब मैम इससे किसको रिड्यूस करेंगे? तो मैडम कहेगी कि पुनर्चक्रण पद्धति में धातुओं का कचरा, धातुओं के अपशिष्ट, लिखो धातुओं के अपशिष्ट। सेकंड लिखिएगा पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन का निस्तारण कर सकते हो। मैम प्लास्टिक का निस्तारण भी हो सकता है इससे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर प्लास्टिक आदि का निस्तारण होता है। ठीक है, लिख दीजिए कि रिसाइकलिंग के माध्यम से मैम धातुओं के जो अपशिष्ट है, इन अपशिष्टों का निस्तारण होता है। सेकंड नंबर पर मैम देखो पॉलीथीन का निस्तारण होता है। थर्ड नंबर पर देखो मैम यहाँ पर प्लास्टिक आदि का निर्धारण होता है। चलो लिख दो फटाफट से, चलिए देखो अब विद्यार्थियों ने यहाँ पर ट्रिपल आर लिख के बता दिया कि मैम आर 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 तो एक मूवी का नाम है। तो मैडम कहेगी वो आर 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 मूवी काम नहीं आनी है, आपके ये 3 आर काम में आने हैं। 3 आर का मतलब क्या है? तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। मतलब सबसे पहले कचरे को निपटाओ, तोड़ो उसको, फिर उसके बाद में मैम रिसाइकल करो और दोबारा काम में ले लो। लिख दो फटाफट से, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते, 4 नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर पर लिखिएगा अब रेंडरिंग। रेंडरिंग, मैम इस रेंडरिंग विधि में क्या होता है? तो हम कहेंगे मैम जंतुओं के जो जैव अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि मैम खाल हो गया, जैसे कि मैम मांस हो गया, जैसे कि मैम खून हो गया, जैसे कि मैम हड्डी हो गई, जैसे कि मैम सींग हो गया, जैसे कि मैम यहाँ पर खुर हो गए, मैम पक्षी है, पक्षियों के पंख हो गए। मैम इनको करते क्या है? तो इन सबको पहले मेल्ट करते, गलाते हैं, गलाने के बाद में चर्बी प्राप्त करते हैं और प्रोटीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन तो यहाँ पर पशुओं को ही चारे के रूप में खिला दी जाती है, जबकि चर्बी का इस्तेमाल साबुन बनाने में और मोमबत्तियां बनाने में होता है। यही विधि आपके रेंडरिंग के नाम से जानी जाती है। तो लिखो यहाँ पर रेंडरिंग विधि में जो जंतु जैव अपशिष्ट है, जैसे कि मैम कौन कौन? तो लिखो मैम सींग, और क्या मैम? तो और लिखोगे यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर लिखना है, लिखिएगा खुर। थर्ड नंबर पर लिखना मैम मांस, मैम खून वून भी तो है उसका, रक्त, और मैम उसका खाल, और मैम हड्डी, हड्डी, और मैम पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख आदि का करते क्या है भाई? आदि का अपघटन करवाते हैं और अपघटन करा करके उससे चर्बी और प्रोटीन को अलग कर देते हैं। ठीक है, आदि से चर्बी यानी वसा एवं प्रोटीन प्राप्त करते हैं। मैम अब करेंगे क्या?
तो मैडम कहेगी कि देखो हड्डी के अंदर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड्डियां वड्डियां जो होती है, इन हड्डियों का अगर भंजक आसवन कर लो वायु की अनुपस्थिति में, अगर इसको गर्म कर लो तो जो हड्डी है, इस हड्डी से एक चारकोल प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप हड्डी वाला चारकोल यानी बोन चारकोल के नाम से जानते हो। ठीक है, तो मैम चारकोल वारकोल बनाएंगे तो पहले तो मैम चर्बी से क्या बनाएंगे, तो चर्बी से तो लिखना है यहाँ पर कि साबुन बनते हैं भाई, साथ साथ में मोमबत्तियां बनती है, लिख दो मोमबत्तियां बनती है। सेकंड नंबर पर हमसे पूछे कि मैम ये बताओ प्रोटीन का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो इनसे प्राप्त जो प्रोटीन है ये पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। ये चीज आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, ठीक है, पशुओं को चारे के साथ देते हैं। ये एनसीईआरटी ने छापा है, आपके 10th एनसीईआरटी ने ना, राजस्थान बोर्ड वाले ने, ठीक है, लिख दो आदि में खिलाया जाता है, लिख दो। चलिए, मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट। और मैम हड्डी वड्डी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो मैडम कहेगी हड्डी से तो बहुत बढ़िया है, हड्डी से तो मैम चारकोल बना लेंगे। देखो चारकोल आदि भी बनते हैं, तो लिख दो कि चारकोल आदि का निर्माण भी होता है। ठीक है, चारकोल आदि का निर्माण भी होता है, तीनों चीजें लिख लेना। आगे बढ़ते हैं मैम पांचवी विधि में। पांचवी में लिखिएगा आप कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मैम खाद कैसे बनती है, तो मैडम कहेगी कि जो जैविक अपशिष्ट है, इन जैविक अपशिष्टों की सहायता से खाद का निर्माण होता है। तो लिख दो इससे खाद बना ली जाती है। जैसे कि मैम गोबर का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर गोबर की खाद बन जाएगी, है ना, गोबर खाद बन जाएगी। जैसे मैम छिलके विलके हैं, ये छिलके विलकों को भी अगर मान लो गोबर वोबर के साथ मिला दोगे तो मैम खाद बन जाएगी। ये खाद यहाँ पर जैविक खाद के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रख लेना, कंपोस्टिंग में जैविक खाद बनाया जाता है, जैविक खाद प्राप्त होता है। आगे चलो मैम नेक्स्ट। मैम अब वर्मी कंपोस्टिंग करा दो, कैचुए छोड़ दो। तो पांचवा छठे नंबर पर लिखिएगा वर्मी कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग में लिखना जैविक अपशिष्ट में, जैविक अपशिष्ट में केंचुओं के माध्यम से, केंचुओं के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। तो लिख दो यहाँ पर कि जैविक अपशिष्ट में केंचुओं के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट प्राप्त किया जाता है। अब दो चीजें और बची है जिनको अभी थोड़ा सा लिखवा ही देती हूं मैं साथ में, है ना। तो 7वें नंबर पर लिखना, लिखिए बायोगैस निर्माण। मैम बायोगैस का निर्माण कैसे होता है, तो हम कहेंगे मैम साग सब्जियों का जो कचरा है यानी जो घरेलू अपशिष्ट है, ठीक है, घरेलू अपशिष्ट जैसे साग सब्जियों का कचरा, साथ में मैम कृषि अपशिष्ट है ना, कृषि अपशिष्ट है। मैम इन सबको कहाँ पटकोगे, तो इन सबको किसी कंटेनर में पटक देंगे, एक बर्तन में पटकेंगे। तो एक बर्तन में डाला, अब बर्तन में डालकर, है ना, बर्तन में डाल के इसको ढक दिया तो मैम जीवाणु जो होंगे, इन जीवाणुओं की वृद्धि हो जाएगी और जीवाणुओं का मैम जब संवर्धन हो जाएगा तो मैम इससे एक गैस प्राप्त होगी। यही गैस फिर पाइप के माध्यम से बाहर निकाल ली जाएगी, है ना, पाइप के माध्यम से बाहर निकाल ली जाएगी, जिसे आप गोबर गैस, बायोगैस के नाम से जानते हो, जो कि खास करके क्या होती है, मुख्यतः जिसमें मीथेन होता है। ठीक है, लिख दो जिसमें मुख्यतः मीथेन होता है। तो ये कुछ विधियां मैंने आपको अपशिष्ट प्रबंधन की बताई है। हालांकि देखो चैप्टर जो है ये चैप्टर नया नया जुड़ा है, जैसे जैसे हमें यहाँ पर, है ना, जैसे जैसे यहाँ पर और कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो अभी यूट्यूब पर क्लासेस आपकी जारी है, कुछ और नया मैटर मिलेगा तो एक बार और शानदार तरीके से इसके और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। और भी कोई तकनीकें बच रही है तो कल की क्लास में उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास कैसी लगी है यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके यानी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखा है, लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, है ना, वीडियो को लाइक किया करो। और ना सिर्फ लाइक किया करो बल्कि अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर करके आया करो। आजकल का तो जमाना ही सोशल मीडिया का है, तो इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपके कोई ग्रुप्स है तो इन सब में ये वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, बाकी सुरक्षित रहिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं हम कल। धन्यवाद, थैंक यू।